चलो 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 स्टार्ट करें भक्तन। ओके। लाइन ओके, बताओ कौन सा कलर? ये कलर अच्छा है, ठीक है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। कलर बदलते हैं इसके लिए। तुम पक्षी का बताई, यही 50 बरस से संग्रहित है। तुम पक्षी का, अरे यार थोड़ा गंदा हो गया। तुम पचेका का बताई, यह 50 वर्ष से सहित संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। इस हिसाब से लेखिका कितने की ठहरती है? 75 की। इस हिसाब से मैं 75 की, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा जाएगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा। हनुमान जी से क्या? हनुमान जी से स्पर्धा, ठीक है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा लेने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। किसकी कन्या है भक्तिन? अगर बच्चे क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? भक्तिन किसकी कन्या है? एक अनाम धन्य गोपालिका। किसकी? यार कितना ज्यादा, थोड़ा कलर भी तो गंदा सा लग रहा है ना। ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा ब्राइट कलर हो जाता है ना, मुझे फिर प्यारा भी लगता है। क्या किसकी कन्या है? एक अनाम धन्य गोपालिका। एक अनाम धन्य गोपालिका। एक अनाम धन्य गोपालिका। सेवक धर्म में किससे लेती है वो? हनुमान जी से स्पर्धा लेने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य, किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य, किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशलता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिहास के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना से कि मैं कभी नाम का प्रयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, पर इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तो वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अब देखो, आप समरी देख लेते हो एग्जाम से पहले। अगर क्वेश्चन आ गया कि वो एमसीक्यू आता है, बहुत एमसीक्यू आते हैं कि जो भक्तिन थी वो किसकी थी पुत्री, अनाम धन्य गोपालिका ऑप्शन होगा। आपने पढ़ा ही नहीं समरी में तो ना, इसलिए बेटा ये बुक क्यों दी है? लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए दी है। लाइन बाय लाइन मैं तो यार यही प्रेफर करती हूँ, बाकी आपकी चॉइस। देखो, इसी से जब मैंने कंठी माला, महादेवी ने क्या देखी उसकी? कंठी माला
देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन ने जीवन का इतिहास बिना जाने हुए भक्तिन के जीवन का इतिहास बिना जाने हुए उसके स्वभाव का पता लगना या समझना कठिन ही होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव, देखो क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तब फंसेंगे जो वो देख के जा रहे हैं ना, जो ये देख के जा रहे हैं समरी वन शॉट 10 मिनट का, फंसेंगे वो, ठीक है। क्या गांव है? झूसी। झूसी कौन सा गांव है? झूसी। और वो कौन सा गांव है? झूसी। और वो किसकी बेटी थी? अनाम धन्य गोपालिका। अनाम धन्य गोपालिका। देखो, ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, सूरमा भी बोला है इसने, ते क्या बोला है? इकलौती बेटी ही नहीं, सूरमा क्या है? सूरमा। क्या है? सूरमा। और अब आप बोलोगे अनाम धन्य मतलब उसकी माँ का नाम नहीं पता, ठीक है। अनाम धन्य गोपालिका, ठीक है। गांव में भैंस, ठीक है। क्या समझना ही भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पत्नी है। 5 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? ओके गाइस, मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 5 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में उसे 5 वर्ष की आयु में, मैं वायु बोल रही हूँ, मेरी हरकतें देखो आप। गाइस मेरे को ब्लू वाला कलर अच्छा ही लगा था। देखो कितने वर्ष की आयु में, अब इसका हम बढ़ा देते हैं 22, ठीक है। 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना कर देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का। अब देखो क्या बताया था मैंने, किसकी है वो? अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। नाम क्या है? लक्ष्मिन। एंड झूसी गांव में रहती है और प्रसिद्ध सूरमा की बेटी है। उसकी माँ का निधन हो गया था, इस कारण उसकी विमाता उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, और इस चीज के बारे में पूरे गांव को पता था, ठीक है। देखो तो 5 वर्ष की आयु में क्या हुआ उसके साथ, बच्ची के साथ, छोटी जही गुड़िया के साथ 5 वर्ष की उम्र में। देखो 5 वर्ष की उम्र में क्या हुआ उसका? हंडिया क्या हुआ? 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना कर विमाता ने पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण देखो 5 वर्ष की आयु में हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने का वाले महाजन का पुण्य लूटा, है ना बच्चे। चलो आगे बढ़े। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण ईर्ष्यालु और संपत्ति की यार विमाता जलती थी कि पिता बहुत ज्यादा उससे प्यार करते थे, उसको मरना तक रोग हो गया था उसके पिता को। तो उसका समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, और रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सजा कर देखावे, यही कहकर और
पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह जिसकी कभी भी क्या नहीं थी, अप्रत्याशित मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं थी, अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वो गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई किस की अस्पष्ट पूर्णवितियां और स्पष्ट सहानुभूतियां दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का शेष था न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से थितिल होकर और अपमान से जलती हुई वे उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। सास को खड़ी कोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चीर विछोह की मरम व्यवस्था व्यक्त की। उसके पति भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा ट्रू। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में क्या हुआ उसका, हंडिया ग्राम के संपन्न गोपालक की पुत्रवधू और 9 वर्ष की आयु में गोणा करके उसे भेज दिया। ठीक है, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग देखो क्या है आपका, इसको मत छोड़ो रंग, ठीक है, गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली 2 कन्या के संस्करण और कर डाले, मतलब गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, मतलब उसकी कितनी बेटियां हुई बेटा, उसकी 3 बेटियां हुई। कितनी हुई, 3। कितनी हुई, 3। तब सास और जेठानियों ने ओट बीचकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मच्छियां के ऊपर विराजमान पुराखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काक भुषंडी जैसे काले लड़कों की क्रम बुद्धि स्पष्ट करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटे बहू के लीक छोड़कर चले जाने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है काक भुषंडी जैसे काले लड़के हैं किसके, जेठानियों के। और भक्तिन की कितनी बेटियां हैं, 3। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां देखो वो क्या करती, पहले इसमें देखना आपको। देखो जेठानियां क्या करती, लोक चर्चा करती और उसके कलूटे लड़के क्या करते बच्चे, उसके जो कलूटे लड़के हैं, देखो ये यही से तो आता है आपका, क्या बोलते हैं उसे, रेसिज्म। उसके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। ठीक है, उसके कलूटे लड़के क्या करते बच्चे, धूल उड़ाते। ठीक है, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पांचती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। क्या करती, औटते हुए दूध से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। क्या करती, उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की दली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगलियां चबाई की परिणति उसके
पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं चुहाई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उसका पति इतना केयरिंग था हमें उस समय में। उसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वो जानता था। चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़, गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत चढ़ा था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ भी लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। ठीक है, परिश्रमी थी, तेजस्वी थी और वो अपने पत्नी से प्यार भी करता था बेचारा, है ना। उसने क्या क्या लिया, गाय भैंस, उसने छाट छाट कर ऊपर से संतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो लिया, चाहिए क्या लिया उसने, गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि। धूमधाम से, जल्दी करना है हमको, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति के धरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और सच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी, उसका पति का मरा जब वो कितने की थी, 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से, ठीक है, 36 उम्र में वो मर गया बेचारा। कितने मर गया, 36 उम्र में वो बेचारा मर गया और 29 में वो हो गई विधवा। 29 में हो गई विधवा, 36 में वो मरा। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर संस्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बूढ़े हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ कहना घोर अपमान है। अच्छा, उन्हें बुढ़ऊ ना कहना घोर अपमान है, क्योंकि यार जब वो भी बूढ़ी हो रही है, उसके पति तो 36 वर्ष में मर गए थे, तो यार वो तो और ही बूढ़े हो गए होंगे, तो बुढ़ा कहना तो होगा ही। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भाई यहू दूसरा घर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इसके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध में पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायन करते हुए कहा, हम कुकरी बिल्हारी ना हुए, हमारे मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब नहीं, न तुहार पछे की छाती पे दोरहा भुजब और राज कराब, समझ रहो। कुछ कौन सी भाषा है ये, बड़ी प्यारी नहीं है ना। उसने अजिया ससुर और न जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की जगह जमीन में जो सुई की नोक बराबर भी जाने की उदारता नहीं दिखाई। उसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने शीशों को समर्पित कर अपने कभी ना टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनकर रखा। तो जो पति ना वो चुन के गया था उसके लिए बड़ा दामाद। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हट्टी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौट अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका
हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम नहीं थी, माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई को आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः ये प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत करने वाले वर्ग के एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गए और युवती उसके मुंह पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस नियंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार कर लिया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने अग्नि नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब जब परिवार शेख में झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्म कथा में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्ति कमाई के विचार से शहरा पहुंची। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे सेवक धर्म में निर्देशित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभव अतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी अति अभिदूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर से ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, यही कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाना जानत है, दाल रांध लेत है, साग सब्जी बनाना ना, ठीक है जो भी है। दूसरे दिन तड़के ही सर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व से अंधकार और मेरी दीवार से पड़ते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब झूठ पाक का पर प्राण देने वाली व्यक्तियों का बात पर भूखा मरना समरण हो गया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दृढ़ हो गई। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अंधिकारी को भूलने के प्रयास करने लगी।
भोजन के समय जब मैं अपनी निश्चित सीमा के भीतर स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से मुस्कुराही के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी रोटी और गहरी काली चित्रदार 4 रोटी रखकर उसने उसे टेरी कर दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी है। तरकियां थी, पर जब दाल बनी है तो उसका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम ना चले तो गांव से लाई हुई घटरी से भी थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं? फिर वह कुछ अनाड़िन या फुहड़ नहीं। उसके ससुर, पतिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के इस सरल लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से वितरित के कारण बिना गुड़ और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में इस अंतर पर विचार करती रही।